नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच गए हैं। हिंदी के शब्द विचार हम लोग पढ़ रहे हैं और शब्द विचारों में हमने पढ़ा सबसे पहले तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी। उसके बाद हमने पढ़ा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द में हम पहुंच गए कहां पर? तीनों शब्दों को हमने पूरा कर लिया था, रूढ़, यौगिक व योग रूढ़। उसके बाद में हमें पढ़ना है अर्थ के आधार पर शब्द। तो आज का अपना बिंदु रहेगा अर्थ के आधार पर शब्द, वह है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। तो सबसे पहले अपन अपने लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्द को, यानी 3 नंबर अपना बिंदु है ये अर्थ के आधार पर शब्द। 3 नंबर अपना जो बिंदु है वो क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द। और जब हम अर्थ के आधार पर शब्द पढ़ेंगे तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 2। अर्थ के आधार पर शब्द। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? एक तो अपने पास होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 2, एक तो सार्थक और एक निरर्थक। तो देखो, अब इनको हम पढ़ेंगे, यानी पहला अपना बिंदु सार्थक और दूसरा कौन सा? निरर्थक। अर्थ के आधार पर 2 शब्द होते हैं। अब हमें यह ध्यान देने वाली एक बात है, एक बात याद करनी होगी आप लोगों को। जब हम पढ़ रहे थे शब्द, है ना, हालांकि अब भी हम शब्द ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां हमने एक ऐसी बात पढ़ी थी, शब्द जब हम शब्द की परिभाषा कर रहे थे, शब्द को समझ रहे थे, तो वहां हमने एक ये बात पढ़ी थी कि शब्द क्या होता है। शब्द हमने ये बात की थी कि शब्द हम उसे कहते हैं कि सार्थक, है ना, ये बात हमने अच्छी तरह से की थी कि सार्थक वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक योग को, किसको? वर्णों के सार्थक योग को, सार्थक योग को क्या कहते हैं? शब्द, योग या समूह को शब्द कहते हैं। तो अब आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जब वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहेंगे तो फिर ये निरर्थक कहां से आ गया? ध्यान रख लेना है। हिंदी में इस प्रकार की भी बात मिलती है, और वो ये है कि ये जो अपनी निरर्थक शब्द है इनका प्रयोग भी हिंदी में होता है और फिर ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। हालांकि शब्द, अगर अपन शब्द की परिभाषा पर गौर करें तो उसके अनुसार तो ये होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ शब्द है जो हिंदी अपने वर्णमाला में, हिंदी शब्दकोश में इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है, तो हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सार्थक की। सार्थक क्या है? तो ये नाम से ही पता चल रहा है ना, सार्थक जो शब्द है इसे बनाया। तो देखो, नाम से क्या पता चल रहा है? स प्लस अर्थक। तो स का अर्थ यहाँ क्या है? साथ में है, या अपन कह सकते हैं सहित, और जिसमें क्या है? साथ में क्या है? अर्थ है। जिसके साथ में क्या है? अर्थ है, या अर्थ सहित। अर्थ सहित शब्द को क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। अर्थ सहित शब्द को क्या कहते हैं? सार्थक। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब यही है कि अगर अपन शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं उसमें भी यही है कि सार्थक, वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? शब्द। उसी प्रकार ये भी सारे जो शब्द है सार्थक में आते हैं जिनका क्या होता है? कोई अर्थ होता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ कई शब्द लिख सकते हैं, जैसे खूब सारे शब्द है, जैसे मैंने लिख दिया रोटी, लिख दिया मैंने, लिख दिया कपड़ा, लिख दिया। इसी प्रकार हम मकान लिख सकते हैं, मकान। चाय लिख सकते हो आप, ये लो, दूध लिख दिया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? खिचड़ी लिख सकते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द क्या है? सार्थक है। ठीक है, सार्थक कैसे होते हैं और निरर्थक कैसे होते हैं? सार्थक वह शब्द अपना क्या देता हो? स्वतंत्र अर्थ प्रकट करता हो। जैसे हम रोटी शब्द, जैसे ही अकेला शब्द बोला है हमने और रोटी, तो ये शब्द अपना अर्थ प्रकट करता है। हमें पता है हमारी खाद्य सामग्री है रोटी,
और हम इसका आहार करते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य रोटी से एक सार्थक अर्थ निकला। इसी प्रकार कपड़ा, तो कपड़ा से हमें पता है जिसे हम क्या करते हैं, ओढ़ते हैं, वह पहनते हैं। तो हमारे सामने इसका एक क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, और एक ये निश्चित वस्तु, व्यक्ति और इनका क्या है, मतलब इनके ही नाम दिए गए हैं। इसी प्रकार हम मकान की बात करें तो मकान जब भी दिमाग में आए तो हमें हमारा कमरा है ना, वो हमारे स्वरूप में हो जाता है कि उसका मकान कहाँ है, तो हमें एक घर जैसा आवरण दिखाई देता है। इसी प्रकार चाय की, तो चाय का नाम लेते तो आपको पता है, आपकी चाय का वो प्याला है ना, और आपका वो चाय का जग याद आ गया होगा आपको, तो ये पीने का पदार्थ यानी उससे संबंधित हो गया। इसी प्रकार अपन बात करें दूध की, तो इसकी भी आकृति बन गई। इसी प्रकार अपन बात करें किसकी, खिचड़ी की और पानी की। तो ये शब्द सारे क्या है, सार्थक हैं। अब बात करते हैं, अगर सार्थक का पता है लेकिन निरर्थक का हमें नहीं पता कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो निरर्थक होते हैं। तो नाम से तो हमें ये पता चल रहा है, ये शब्द निर उपसर्ग इसमें आया है, और ये लो, और अब हमें ध्यान देना है, निर जो उपसर्ग है ये हमेशा ही नहीं के तौर पर प्रयुक्त होता है, नहीं और क्या, अर्थ, यानी ऐसे शब्द जिनमें क्या नहीं होते हो, अर्थ नहीं हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अर्थ है। एक चीज मैंने आपको बताई है, ये शब्द क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी इनका अर्थ क्या है, स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र इनका प्रयोग हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो शब्द है, अब इनकी महत्वपूर्ण बात मैं आपको अब बताना चाहता हूँ। ये सामान्य बात हो सकता है आपने पहले भी पढ़ी होगी और याद भी होगी, लेकिन ये बात देखो, ये जो निरर्थक शब्द है हिंदी में इनका प्रयोग होता कहाँ है। ठीक है, ये देखने वाली बात है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक बात तो ये जो शब्द है कभी भी अकेले प्रयुक्त नहीं किए जाते। हिंदी शब्दकोश में कहीं पर भी ये शब्द अकेले प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, तो मतलब ये स्वतंत्र नहीं है, इनका प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता। ये बात आपको याद रख लेनी है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं, स्वतंत्र इसका क्या होता है, प्रयोग नहीं होता, तो स्वतंत्र प्रयोग नहीं। अब देखो, जब स्वतंत्र प्रयोग नहीं है तो इसका मतलब ये किसी के साथ आएगा, और साथ किसके आएंगे, वो सार्थक शब्दों के साथ आएंगे। ये ध्यान दे देना, सार्थक शब्दों के साथ इनका क्या होता है, प्रयोग, सार्थक शब्दों के साथ। और एक और महत्वपूर्ण बात, सार्थक शब्दों के साथ एवं उनके बाद क्या समझे आप लोग, यानी निरर्थक शब्दों का दो जगह प्रयोग होता है। जगह एक ही है, सार्थक शब्दों के साथ एवं उनके बाद। एक तो शर्त ये सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होगा, कभी भी अकेले प्रयुक्त नहीं किए जाते। दूसरा, उनके बाद, पहले नहीं, किसी सार्थक शब्द के पहले निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान देना, सार्थक शब्द के तुरंत बाद इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। तो अपन इसकी बात करते हैं, जैसे समझो, अभी हमने यहाँ रोटी शब्द क्या लिखा है, सार्थक लिखा है, इसको आप लिख कर देखो यहाँ रोटी। और हम क्या करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में ये शब्द प्रचलन कर लिए हैं कि किसी एक सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द बोलते ही हैं, है ना, ये हमें एक आदत सी बन गई है ना। तो जैसे हम रोटी शब्द के साथ क्या करते हैं, राटी, रोटी, राटी, ऐसा शब्द हम बोलते हैं। तो मित्रों ध्यान दो, यहाँ ये शब्द क्या है, सार्थक है, रोटी शब्द क्या है, सार्थक हो गया, लेकिन ये राटी शब्द यहाँ पर क्या है, निरर्थक है। मतलब आपने रोटी तो खाई होगी, इसका आहार आपने किया होगा, लेकिन राटी का कभी किया है क्या, क्योंकि हमें पता है राटी शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, तो ये शब्द अपना यहाँ पर क्या होगा, निरर्थक होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार हमें जितने भी शब्द है इन सब का हो सकता है। जैसे हम यहाँ कपड़ा लिख लेते हैं, देखो ये लिखा कपड़ा, तो कपड़ा से हमें कपड़ा वपड़ा, एक शब्द कपड़ा के साथ रखते हैं हम, कपड़ा वपड़ा। इसी प्रकार हमने चाय लिया तो चाय वाय, है ना, चाय वाय, चाय वाय हो गई, चाय वाय पिलाओ, है ना, मेहमानों को। इस प्रकार के अपन क्या करते हैं, बोलचाल की भाषा में, प्रचलन की भाषा में ऐसे शब्द काम लेते हैं। इनमें से किसी शब्द को याद आप कर सकते हो, ऐसे दूध, वूद। ठीक है, तो देखो हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग लगातार करते रहते हैं,
लेकिन हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम कुछ निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार इनमें से आप कोई भी ले लो, है ना, जैसे आपने ले लिया मकान ले लिया, तो मकान वकान हो गया, है ना, और हम हमारे राजस्थानी में थोड़ा हम इसको और बदल देते हैं ना, क्योंकि हम उनके अनुसार अलग थोड़ा सा और बदल देते हैं, जैसे मकान वकान, मकान वुकून या मकान मुकून, ठीक है, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है और फिर भी शब्दकोश में वो आ गए हैं। तो आप थोड़ा ध्यान देना, ये निरर्थक शब्द होते हैं और ये किसके बाद में प्रयुक्त किए जाते हैं? सार्थक शब्दों के बाद में। कोई भी शब्द ले सकते हो, जैसे आपने लिया पानी और वाणी। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी भाषा में हम पानी को पानी कहते हैं ना, पानी वाणी, ठीक है, तो पानी वाणी या पानी पूनी, ठीक है, पानी पूनी, ठीक है, इस प्रकार के शब्द हम काम ले लेते हैं। तो ये देखने वाली बात है। कोई भी शब्द ले लो, जैसे हमने खिचड़ी ले लिया, अभी हमने यहाँ लिया है खिचड़ी, तो खिचड़ी सार्थक है लेकिन निरर्थक क्या हो गया? खाचड़ी। अब देखो इस प्रकार के हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई भी शब्द ले लो आप, है ना, चाहे आपके दिमाग में कोई भी शब्द आए, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड बार्ड, गेट गाट, गेट तो होता है लेकिन गाट क्या होता है नहीं पता, पुस्तक वास्तक, ठीक है, ऐसे जो भी है, पेन पान, ठीक है, ट्रैक्टर ट्रैक्टर, ठीक है, ऐसे हम बहुत, टरक टारक, बंस बुंस, ठीक है, मतलब ये जो सारे शब्द क्या होते हैं? निरर्थक, और इनका प्रयोग हम सार्थक शब्दों के तुरंत बाद करते हैं, लेकिन उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता। कोई भी कितना भी अच्छा शब्द लेंगे हम, है ना, उसके आगे हम जरूर लगाते हैं ना। देखो गुरुजी गारुजी, ठीक है, पंखा पुंखा, ठीक है, हम ऐसे प्रयोग करते हैं शब्दों को। कोई भी शब्द हम ले लेते हैं, कोचिंग काचिंग, स्कूल साकूल, देखो साकूल कोई शब्द नहीं होता लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य सड़क साड़क, कोई भी शब्द ले लो आपके दिमाग में आता है, उनके साथ साथ हम एक निरर्थक शब्द का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन हमें यह ध्यान नहीं रहता कि हम निरर्थक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ध्यान दें, लेखन में जब हम उच्चारण करने लगे हैं तो इन शब्दों का प्रयोग कई जगह क्या होने लगा है, अब ये लिखित में भी आने लगा है। तो इन शब्दों को क्या कहेंगे? निरर्थक। यहाँ पर ये खिचड़ी क्या है? निरर्थक है। यहाँ पर ये वपड़ा क्या है? निरर्थक है। राटी क्या है? निरर्थक है। वाई क्या है? निरर्थक है। वूद क्या है? निरर्थक है। और ये वाणी निरर्थक, मकान निरर्थक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य हुआ, ये शब्द अपने आप में तो स्वतंत्र तो प्रयोग किए नहीं जा सकते, लेकिन कहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे? कुछ सार्थक शब्दों के बाद इनका प्रयोग किया जाता है। तो आप अगर इस प्रकार के कोई प्रश्न आए तो अब ये प्रश्न ऐसा आ जाएगा, रोटी राटी, इनमें से कौन सा निरर्थक कौन सा सार्थक, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है। अगर ऐसा तथ्य से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आ जाए कि पहले प्रयुक्त किया जाता है बाद में या किसके साथ, तो आप लोग याद कर लेना। बेहतरीन चीज है आप लोगों के लिए ये, और सामान्य तौर पर समझने के लिए भी जरूरी है। अब देखो, अब हम एक और बिंदु पर चलते हैं जो कि हमारे व्याकरण का सबसे जबरदस्त बिंदु है, और वह है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। जब हम रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द पढ़ते हैं तो यहीं से हमारे जो हिंदी का पूरा शब्द भंडार है वो शुरू हो जाता है साथियों। और अक्सर जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ा करते थे तब भी हमारे जो गुरुदेव होते हैं वो यहीं से क्या करते थे, शुरू करते थे कि आइए बच्चों हम हिंदी पढ़ते हैं, और हिंदी में हम सीधा ही संज्ञा से शुरू कर देते थे। लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा है सारा का सारा हिंदी व्याकरण का ही भाग है, और इसी से अब अगला भाग है वो निकलेगा और हम लगातार तरीके से पढ़ेंगे। अब प्रश्न सीधा आ जाता है, संज्ञा क्या है? अपन शुरू कर देते हैं रटा रटाया जो तरीका अपना कि किसी व्यक्ति वस्तु जाति स्थान भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। बस हम यही जानते, लेकिन अब वहां ऑप्शन ही नहीं है, इतना बड़ा इतना कुछ है ही नहीं। ऑप्शन है कि संज्ञा क्या है, विकारी अविकारी, ठीक है। तो आप लोगों को वहां ध्यान देना है कि वहां संज्ञा क्या होती है? विकारी। अब वो कैसे होती है तब पता चलेगा जब हम ये पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ने वाले हैं? अपना 4 नंबर और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो क्या है? रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के आधार पर शब्द। रूप परिवर्तन के आधार पर जब शब्द की बात करेंगे तो ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, ठीक है। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं।
और अपन दो बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आपको याद रखनी है, यहां से अच्छी बातें हम करने वाले हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर अगर पहले शब्द की बात करें तो वो हो जाएगा साथियों विकारी। अब ध्यान दे लेना, ये जो रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द है इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, वो क्या है, विकार, है ना। विकार के आधार पर, किसके आधार पर, विकार के आधार पर। अभी मैंने आपको पहले भी लिखा दिया, अब लिखा दिया, रूप परिवर्तन या विकार के आधार पर, ठीक है। तो इसे एक नंबर पार्ट इसका क्या हो गया, विकारी। और अगर अपन बात करें किसकी, दूसरे की, तो वो हो जाएगा अविकारी। क्या हो जाएगा, अविकारी। ध्यान दे, हर एक चीज महत्वपूर्ण है। यानी कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो अपना विकारी और दूसरा अपना कौन सा, अविकारी, ठीक है। तो ये भी याद होना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, यानी ये विकारी क्या है और अविकारी क्या है, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जब हम विकारी शब्द की बात करते हैं तो विकारी शब्द का अर्थ ही क्या है, परिवर्तन है। क्या है भाई, परिवर्तन है, यानी परिवर्तन। या मैं इसके लिए एक शब्द और काम लूं तो वो है बदलाव। क्या है, बदलाव, ठीक है। परिवर्तन या बदलाव, ठीक है। अपन मैं इसे कह सकता हूं परिवर्तन या बदलाव। अब देखो, यानी कि विकारी शब्द वह है जिसमें परिवर्तन हो सकता है या बदलाव हो सकता है, ठीक है। परिवर्तन या बदलाव हो सकता है, ठीक है। अब देखो इधर अपन बात करते हैं अविकारी शब्द क्या होते हैं, अ माने नहीं। देखो सबसे पहले अ उपसर्ग आया है और इसका अर्थ क्या होता है, नहीं है। तो अ किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है, नहीं के। और विकारी का मतलब है परिवर्तन है, यानी यहाँ पर परिवर्तन या बदलाव है नहीं, यानी परिवर्तन नहीं। देखो इससे शब्द से ही पता चल रहा है। तो शब्दों से ही हिंदी में लगभग चीजें क्या हो जाती है, साफ हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। तो अविकारी शब्द वह है जिनमें क्या नहीं है, परिवर्तन नहीं है। अब साथियों हमने बार बार ये चर्चा कर रहे हैं, परिवर्तन, परिवर्तन, बदलाव, परिवर्तन। ये क्या है परिवर्तन, क्या है बदलाव, किसके आधार पर होता है, इसके पीछे क्या कारण रहता है और किस किस आधार पर बदलाव हो सकता है। तो ये मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और बता देना चाहता हूं कि जैसे कि हमने पढ़ा था शब्द निर्माण की 4 इकाइयां। शब्द निर्माण की 4 इकाइयां आपको याद होगी दोस्तों, पढ़ा था ना। पहले हमने पढ़ी संधि, उसके बाद हमने पढ़ा समास, उसके बाद उपसर्ग, उसके बाद प्रत्यय। ये आपको मैंने केवल बताया है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। आगे जैसे ही इनका क्रम आएगा इनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि ये जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, इस है ना परिवर्तन की भी 4 इकाइयां ध्यान दे लेना भाई। शब्द परिवर्तन की, शब्द परिवर्तन की कितनी इकाई है, 4 इकाई है। कितनी इकाई है भाई, 4। और ये 4 इकाई कौन कौन सी है, पहली है वो अपन बात करेंगे लिंग, किसकी, लिंग की। 2 नंबर अपन बात करेंगे वचन, 2 नंबर वचन। 3 नंबर काल, 3 नंबर है काल। और 4 नंबर है कारक, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ साथियों, ये जो बदलाव होता है ये किसके आधार पर होता है। देखो हम एक अलग प्रकार से रट्टा पद्धति को छोड़ करके इस प्रकार से अध्ययन करने जा रहे हैं कि दिमाग में सारी चीजें हमारे घर कर जाएं, स्थायी हो जाए, ठीक है। ये जो अधिगम है पूरी तरह से क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। तो अब शब्द परिवर्तन की इकाई मैंने कितनी बताई, 4। कौन कौन सी, लिंग, वचन, काल, कारक। साथियों मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ हमने बात की है परिवर्तन की और बदलाव की, यानी कोई विकारी एक क्या है, शब्द है, ये सारे हम शब्द पढ़ रहे हैं। तो विकारी शब्द में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन किस आधार पर होता है, इस परिवर्तन की यानी आधार क्या रहेगा, किस आधार पर। यह तो नहीं है कि कोई शब्द है और कोई भी शब्द है, जैसे राम शब्द है, इसको आप बदल दो। अब बदलने के पीछे कोई आधार तो रहा होगा कि क्या ये बदल सकता है, ये किस प्रकार बदलेगा, क्या ये किसी वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्या उसको हम अन्य कर्म के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कारक के आधार पर हो गया। और इसी प्रकार ये संज्ञा शब्द है, अगर हम इसकी क्या कर देंगे, संज्ञा शब्द की हम क्या है, लिंग चेंज कर देंगे तो हमें किसी अन्य, अगर हम पुल्लिंग से क्या कर रहे हैं, स्त्रीलिंग कर रहे हैं तो स्त्री का नाम लिखना होगा,
इस प्रकार बदलाव की कुछ इकाइयां हैं, और वो कौन कौन सी मैंने आपको बताया, जैसे लिंग है, वचन है, काल है, कारक है। ये 4 इकाइयां हैं जो शब्दों को बदलेगी। और अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि इन 4 इकाइयों के आधार पर, इन बदलाव की इकाइयां कितनी है, 4। ये आपके सामने बदलाव की इकाइयां कितनी है, 4। इन इकाइयों के आधार पर या इनसे अगर जिस शब्दों में बदलाव हो जाएगा वो शब्द क्या कहलाएगा, विकारी। वो शब्द क्या कहलाएगा, विकारी। ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ये 4 चीजों के आधार पर ये शब्द बदल जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, विकारी। और जिनमें इनके आधार पर कोई बदलाव नहीं होगा, है ना, जिनके आधार पर बदलाव नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे, अविकारी। ये मेरा तात्पर्य था। अब मैं आप लोगों को इससे भी आगे ले चलता हूं, और वो क्या है, वो ये है कि हम अब अगला प्रश्न ये आजकल की परीक्षाओं में आने लगा है, सीधे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। पहले सीधे उदाहरणों पर ज्यादा विश्वास किया जाता था, लेकिन अब क्या है, अब ये जो पेपर सेटर है, ये जो मतलब पेपर छापने वाले जो लोग हैं, बनाने वाले हैं, वो क्या करते हैं, पहले ये जानना चाहते हैं कि विद्यार्थी के पास जो ज्ञान है वो कितना का है, उसका जो तथ्य है वो, है ना, पूरी चीज है वो उसको आती कि नहीं आती, या केवल रट्टा पद्धति पर विश्वास करता है। तो ध्यान दे लेना। अब इस प्रकार के प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं कि विकारी शब्द क्या है, और इन विकारी शब्दों को मतलब कितने हैं, कौन सा विकारी शब्द है या कौन सा नहीं है, कितने प्रकार है। तो मैं बताता हूँ विकारी शब्द कुल कितने होते हैं, 4। विकारी शब्द कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। और इन 4 विकारी शब्दों को अपन आप लिख कर देखते हैं। पहले की बात करें तो वो है संज्ञा। अपना पहला विकारी शब्द कौन सा है, संज्ञा। दूसरे की बात करें तो वो कौन सा है, सर्वनाम। दूसरा विकारी शब्द कौन सा है, सर्वनाम। तीसरा विकारी शब्द है अपना विशेषण। कौन सा है, विशेषण है। और चौथे विकारी शब्द की बात करेंगे तो वह है क्रिया। ध्यान देना। अब आप लोगों से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिया क्या है। हम क्या करते हैं, सीधी परिभाषा शुरू कर देते हैं, लेकिन पूछा यह गया क्रिया क्या है, विकारी शब्द है या अविकारी। तो आपको याद रखना है क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। और विकारी शब्द खुद क्या है, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द है तो क्या, शब्द है। ठीक है। तो अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया, ये 4 है कौन से, विकारी शब्द। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चारों हैं, इन्हीं चारों में क्या होगा, बदलाव किया जा सकता है। किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर। यानी इन चारों का ही क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। इनमें परिवर्तन होने की पूरी संभावना नहीं होता है, किया जा सकता है। ठीक है। और जब अपन बात करेंगे मित्रों किसकी, यानी अविकारी शब्दों की, तो अविकारी शब्दों की जो संख्या की बात करें तो ये भी कितने हैं, 4 हैं। पहले तो यही याद करना जरूरी है कि कितने कितने हैं। ठीक है। तो 4 है, दोनों 4 है। अब यहाँ 4 कौन से होंगे तो उस पर अपन चर्चा करते हैं। इसमें पहला अपना होगा क्रिया विशेषण। कौन सा, क्रिया विशेषण। ठीक है। और दूसरे की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, अपना समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। वो भी तीनों इसी में आएंगे। तो सबसे पहले आप लिख लो संबंध बोधक, और उसके बाद आपको लिखना होगा क्या, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और उसके बाद आपको लिखना होगा, और वह कौन सा है, उसकी अपन बात करेंगे तो वो है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अब मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हो तो मनोयोग से सुनो। कोई भी अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो बड़े ही आनंद से पढ़े, है ना। उसको हम जितना ही ज्यादा समय देंगे और मनोयोग से पढ़ेंगे वो चीजें हमारे लिए लाभदायक होगी, अच्छा फलकारी होगी। तो अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि ये क्रिया विशेषण अव्यय हैं, संबंध बोधक अव्यय। मैं एक नाम ले रहा हूं, गौर से आप सुन रहे होंगे, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है स्पष्ट, यह जो अविकारी शब्द है इनका एक और नाम है, और वह नाम कौन सा है, अव्यय। यानी अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अब परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए कि अव्यय कितने होते हैं, अब आप लोग ढूंढते रहो। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप क्या करोगे, ये ध्यान दे लेना, क्योंकि आपने तो अविकारी शब्द पढ़ा है ना, कि हमने तो अविकारी, ये 4 तो अविकारी होते हैं, तो अव्यय कहां से लाएंगे।
लेकिन ध्यान दे लेना ये अविकारी शब्द क्या होते हैं, अव्यय। और ये क्यों होते हैं, नाम से पता चल रहा है, अ माने नहीं और वे माने खर्च, यानी जिनका कोई क्या नहीं हो, खर्च। यहाँ खर्च से तात्पर्य है कि इनमें कोई बदलाव नहीं होता हो, इनमें कोई बदलाव नहीं होता हो, तो अविकारी शब्द क्या होते हैं, अव्यय। एक और बात करेंगे आगे अपन, निपात नामक एक कोई चीज आएगी, निपात भी होते हैं, तो ये जो निपात होते हैं वो भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम शब्द की बात कर रहे हैं, और शब्द के तहत ये 4 शब्द है जो अविकारी है, कौन कौन से, याद करो, क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा अपना विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। तो जब ये 4 आपको याद होंगे, इनमें क्या होगा साथियों, ये जो लिंग और वचन और कारक है ना, इन चारों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, इनके आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो अब देखो, हम छोटी कक्षाओं में अक्सर इनकी परिभाषाएं रटने की कोशिश करते हैं और शुरू कर देते हैं कि विकारी शब्द वह होते हैं लिंग वचन कारक क्रिया के आधार पर जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अविकारी। लेकिन समझने वाली बात है कि परिवर्तन किसके आधार पर, 4 इकाइयां लिंग वचन काल और कारक, इनके आधार पर अगर परिवर्तन नहीं होता, देखो परिवर्तन होता है तो वो क्या है, विकारी, और नहीं होता है वो क्या है, अविकारी। ये बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। तो अब अपन यानी पहले बिंदु को लेते हैं, और वह बिंदु अपना कौन सा है, विकारी शब्द है। कौन सा शब्द है अभी, विकारी शब्द, यानी हम रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द पढ़ रहे हैं, और इन रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों में पहला शब्द अपना कौन सा है, विकारी शब्द है। और विकारी शब्द की जब अपन बात करेंगे तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, है ना, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर इसकी शब्द से, है ना, शब्दों के अनुसार परिभाषा की चर्चा करें तो मैंने आप लोगों को बता दिया कितनी परिभाषाएं आप बना सकते हो सही तरीके से। तो अब 1 नंबर अपना बिंदु है वो कौन सा है, विकारी शब्द। कौन सा है, विकारी शब्द। अभी हमने इसकी बात कर चुके हैं, ये कितने हैं विकारी शब्द, कितने हैं भाई, 4 है। कितने हैं, 4। और 4 कौन कौन से हैं, पहला हमने बात की संज्ञा की, और दूसरा हमने बात की किसकी, सर्वनाम की, और सर्वनाम के बाद तीसरा अपना हो जाएगा कौन सा, विशेषण, और चौथे की अपने बात कर ली है, ये हो जाएगी क्रिया। अब देखो इनमें मैं दोबारा क्यों लिखाया है, अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुछ ऐसी चीज जिससे आप कुछ समझोगे। जब अपन लोग क्या करते हैं, इसमें बदलाव कैसे होता है, बदलाव कैसे किया जा सकता है, उसकी बात भी मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर अपन बात करें किसकी, संज्ञा की, तो संज्ञा में हमें यह ध्यान देना है कि संज्ञा में जो बदलाव होता है, किसी एक संज्ञा शब्द को आप लो और उसमें देखते हैं हम क्या बदलाव हो सकता है। कोई भी एक संज्ञा शब्द ले लो, जैसे आपके दिमाग में आया घोड़ा, और घोड़ा एक क्या है, संज्ञा तो है, हमें पता है किसी व्यक्ति वस्तु, है ना, प्राणी भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, अभी चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने घोड़ा ले लिया, अब देखो आप लोग इस घोड़े में बदलाव कर सकते हो, किसके आधार पर, लिंग के आधार पर कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ घोड़ा है, अगर आप इसकी लिंग चेंज कर रहे हो तो ये क्या बन गया, घोड़ी, है ना, घोड़ा, लिंग बदलते ही क्या बन गया, घोड़ी। अगर आप लोग अगर ये सोचो कि नहीं हमें तो इसकी लिंग चेंज नहीं करनी है, वचन चेंज कर देनी है, क्योंकि घोड़ा हमारे पास क्या है, 1 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है, तो कहने का मतलब यानी 1 से अधिक, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे कितने ही हो, सारे क्या कहलाएंगे, क्योंकि हिंदी में वचन कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, या तो एक वचन या बहुवचन। तो अब आपको पता है घोड़ा को आप क्या लिख सकते हो, घोड़े, क्या लिख सकते हो भाई, घोड़े। तो अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि इन शब्दों में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आप ये बदलाव आपने किया, किसी भी शब्द को लिख करके लिख सकते हो, किसी भी शब्द को लिखकर कर सकते हो। इसी प्रकार सर्वनाम के लिए आप कोई शब्द ले सकते हो, कोई भी शब्द ले सकते हो। यहाँ पर भी अपन क्या कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया अपना, ठीक है, और अपने को हम क्या किस में बदल सकते हैं, अपनी में, और अपनी को आगे भी बदल सकते हैं अपने। तो आप देख लो ये जो बदलाव है, यह बदलाव उन शब्दों में नहीं होता जो क्या है, अविकारी है, विकारी में बदलाव होगा। सर्वनाम शब्द है। अगर अपन बात करें विशेषण की, कोई भी एक विशेषण शब्द लेकर देख लो आप,
छोटा बड़ा जो भी है तो आपने ले लिया, जैसे बड़ा शब्द ले लिया, ठीक है। तो अब बड़ा तो एक है, अब हम इसका क्या करेंगे, लिंग चेंज करेंगे तो क्या हो गई, बड़ी। तो बदलाव हो गया ना इसी शब्द का। उसके बाद अपन अगर इसको एक वचन है और बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बड़े, ठीक है। तो ये इस प्रकार क्या बदलाव हो रहा है, ये बदलाव ही अपने विकारी शब्द का क्या है, सूचक है। इसी प्रकार अपन क्रिया की बात करें, कोई भी क्रिया ले लो, जैसे कि हम है ना पढ़ने की क्रिया ले लेते हैं, जैसे कि पढ़ेगा, मैंने ले लिया पढ़ेगा, ठीक है, मैंने एक क्रिया ले ली पढ़ेगा, ठीक है। और अब आप इसको क्या कर सकते हो, अगर लिंग चेंज करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, पढ़ेगी, क्या हो जाएगा, पढ़ेगी। और अब ये पढ़ने वाले क्या है, एक से अधिक है ना, एक से अधिक है तो उसे अपन क्या कहेंगे, पढ़ेंगे। तो ये वाली बात आप याद रख लेना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, यहाँ से हमें इस चीज का आभास होता है कि हम जो लगातार पिछले वर्षों से कुछ चीजें पढ़कर आ रहे हैं, लेकिन उनको सही ढंग से हमने नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान दें, जब किसी चीज को हम तथ्य के अनुसार पढ़ते हैं, प्रामाणिकता के आधार पर पढ़ते हैं, हर एक चीज के बारे में विचार करते हैं, तो वो चीजें हमें अच्छे से अच्छे अंक दिलाए गए, आखिरकार उन्हें दिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं और उनके बारे में हम चीजें अच्छा अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, हम उनको जानने की कोशिश करते हैं ना, हम उसको हृदय से जानते हैं, अपने सच्चे मन से जानते हैं, तो वो चीजें आप लोगों को क्या है, फायदेमंद होगी। अब मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूं, यानी हम रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द पढ़ रहे थे। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने होते हैं, 2, विकारी, अविकारी, विकारी शब्द भी कितने होते हैं, 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यानी इनमें बदलाव हो सकता है। लिंग, वचन, कारक और काल, ये अपनी 4 इकाइयां, इनके अनुसार इनमें बदलाव हो सकता है और उनमें बदलाव नहीं हो सकता। किनमें, अविकारी शब्द 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, उसके बाद हमने बात की थी किसकी, संबंध बोधक अव्यय की, उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय की, और उसके बाद हमने बात की विस्मयादि बोधक अव्यय की, और उसके बाद हमने ये चर्चा की थी कि विकारी शब्द भी क्या होते हैं अपने आप में, यानी इनके भी हमने ये पढ़े थे। ये 3 स्वरूप मैंने बताए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस आधार पर इनमें क्या हो सकते हैं, बदलाव। साथियों, अब अपन उस बिंदु पर आएंगे जो हम वर्षों से पढ़ रहे हैं, संज्ञा, और कल का अपना बिंदु होगा वो होगा संज्ञा। ध्यान दे लेना, आप ये मत सोचना कि संज्ञा आप लोगों को आती है। जैसे जैसे कक्षा हमारी आगे बढ़ेगी आपको लगेगा हमें संज्ञा 10% भी नहीं आती, ठीक है। तो हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप लोग अगली कक्षा के लिए तैयार रहें। इसी के साथ मैं मेरे शब्दों को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।